facing the interview. Now, सबसे पहली बात जो यहाँ पर आती है कि इंटरव्यू is not about knowledge. It is about your confidence, about your presentation, right? Because your knowledge has already been tested in mains, right? And as you have cracked the mains, that means कि दोनों every panel member knows कि okay, the guy knows the thing. But how much you are collaborative with the given facts, the happening which is going on right now. That means how you have got a good observational skill with you, so that you get to know okay, this is happening in our society, this is happening internationally, this is happening because an aware person is required as a civil servant. So first of all, now what I am going to talk about first of all is where we need to pay heed on, right? कहां पर हम लोग को ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है, हम लोग उस पर बात करेंगे. नाउ सबसे पहला जो चीज है वो है कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मतलब ही ये है कि आपको थोड़ा पहले मैं तैयार कर दूं कि आप किस तरह से जाओगे, किस तरह से आपका प्रेजेंटेशन होगा, कैसे क्या क्या चीजें होंगी, राइट? तो उसको एक प्रैक्टिकली हिसाब से आपके सामने एक लार्जर फ्रेम में तस्वीर बना दूं ताकि आपको कोई शॉकिंग चीज वहां ना लगे, राइट? नाउ फर्स्ट जो शुरुआत होती है इंटरव्यू के लिए वो हमारा एंट्री पॉइंट से कहानी शुरू हो जाती है. नाउ व्हेन यू एंटर तो यू विल हैव 5 पैनलिस्ट आउट देयर. 5 पैनलिस्ट बैठे होंगे आपके. नाउ 5 में एक जो होगा वो साइकियाट्रिस्ट होगा जो आपके बॉडी लैंग्वेजेस को, आप कितना नर्वस करते हो, कितना कॉन्फिडेंस हो, आप किस वे में बैठे हुए हो, राइट? आपका बोलते समय क्या हो रहा है, आप नर्वस तो नहीं हो रहे हो, राइट? बॉडी मूवमेंट तो ज्यादा नहीं हो रहा है. इन सभी चीजों को बहुत बारीकी से नोट करता रहता है. बहुत होगा तो एक वो साइकोलॉजिकल टाइप से कुछ क्वेश्चन आप पर करेगा, वरना वो चुप रहेगा, साइलेंट रहेगा. बाकी 4 मेंबर्स जो होंगे वो करेंगे. उनमें से एक जो होगा वो दैट विल बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, राइट? और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं, राइट? नाउ अब जब हम एंटर करते हैं, राइट, तो आपका एंट्री पॉइंट, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग होता है, हम लोग को थोड़ा यूपीएससी वाला एक्सपोजर है, तो हमारे सामने तो रेड कारपेटेड हुआ करता था. कारपेट का कलर रेड हुआ करता था, हमें याद है अभी भी. और वी हैव टू वॉक फॉर अ डिस्टेंस. थोड़ा सा हम लोग को ना चलना पड़ता था फॉर अराउंड 20 स्टेप्स के आसपास. उसके बाद एक बड़ा सा बोर्ड एंड ऐसे करके होता था. तो यानी कि वहां पर स्कोप अगर यहाँ पर भी इस तरह से करते हैं, हो सकता है कि उतना नहीं बड़ा हो, इनका छोटा हो, लेकिन वो आप जब एंट्री करते हो तो आपका पहला तो जिस वे में आप एंटर कर रहे हो वहां से आपके एक एक चीज नोट होनी शुरू हो जाती है. क्लियर? तो आपको बहुत ही एक सबसे पहले आप जा रहे हैं तो नर्वसनेस से वॉक नहीं, बहुत हसल बसल वाला वॉक नहीं होना चाहिए आपका कि एकदम ऐसे ऐसे करके जा रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए. एक बहुत कॉन्फिडेंट स्टेडी वॉक करते हुए आप एकदम आराम से, और स्लो चले, बहुत तेज जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आराम से ऐसे ऐसे करके आप आराम से पहले जाकर वहां बैठे. ना बैठने के बाद एक और चीज आता है कि हाउ टू विश. आप जो है वो पैनल मेंबर को विश करते हैं. अब वहां पर मान लीजिए पैनल में तो आप जो टाइम के हिसाब से जो है वो गुड इवनिंग सर या गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून वट एवर द टाइम इज, मोस्टली तो आफ्टरनून एंड मॉर्निंग वाला ही होता है, तो आप वो विश करते हो. अब यहाँ पर दिक्कत क्या होता है, कई बार जो होता है कि वहां पर एक मैडम भी बैठी होती है. अगर ऐसी सिचुएशन हो तो अगर सारे मेल हैं तब तो आप गुड मॉर्निंग सर्स, राइट, करके, और आपका जो बॉडी जेस्चर वो हर तरफ ऐसे होना चाहिए, राइट, ईच मेंबर की तरफ, यू आर विशिंग ईच ऑफ द मेंबर, राइट. ये नहीं कि सिर्फ ऐसे एक को कर दिया तो एक का मतलब जो हो जाता है, यानी आपका भी फेस कांटेक्ट वगैरह जो है ना वो सब कुछ बहुत मैटर करेगा बेटा, बहुत अच्छे से इसको समझ से चली जाइएगा. तो वहां पर जो है वो आप वहां पर जो विश करते हैं कि जैसे आपने किया वो करते हुए करते हैं तो रिस्पेक्ट शो करता है, राइट. तो वहां पर आपने उनको किया गुड मॉर्निंग सर्स ऐसे करके. अगर कोई है तो सर्स गुड मॉर्निंग मैम, स्पेशली मैडम अगर अलग से है तो मैम को अलग से विश कर दिया, कोई लेडी है तो. क्लियर? यहां से करने के बाद हम बैठते हैं. बैठने में बहुत टाइट पोस्चर ऐसे नहीं होना चाहिए. कई बार हम लोग एकदम ऐसे होके एज पर आकर कुर्सी के ना बैठते हैं और एकदम ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या होगा. थोड़ा सा जो है नॉट टू रिलैक्स्ड एंड नॉट टू फर्म, तो बीच का रहना चाहिए, यानी हल्का सा ऐसे होकर आप रहिए और फेस स्टेडी रखने की कोशिश कीजिए. प्लस जब क्वेश्चनिंग शुरू होता है, राइट,
जब क्वेश्चनिंग शुरू होता है तो जो भी कंसर्न्ड मेंबर आपसे पूछ रहे हैं तो आप उनकी तरफ देखेंगे, राइट, ना कि आप जो है वो इधर उधर भी देखते रहेंगे। एक हमारी कई बार होती है कि आंसर देते समय ऐसे वैसे हम लोग करते रहते हैं कि या क्वेश्चन इन्होंने पूछा है एंड मैं जो है ये होते हुए इधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। उतना नहीं करना है आपको। जो आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है आप फोकस वहां पे रहेंगे, उनको जवाब देंगे, राइट। नाउ बहुत सारा जो होता है बहुत टाइट ऐसे करके नहीं बैठेंगे, राइट। कई लोग जो होता है वो ऐसे करके बैठ जाते हैं, राइट, या फिर जो है वो पैरों को बिल्कुल चिपका के बैठते हैं। उसका मतलब होता है कि इट शोज योर क्लोज्ड पर्सनालिटी। बात समझ में आई कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत क्लोज्ड है। आप यू आर नॉट एक्सेप्टेबल टू न्यू थिंग्स, राइट। आप बिल्कुल कन्फाइंड वे में चलना चाहता है। नाउ थोड़ा सा आपका जो होगा, जैसे हम लोग अगर बॉयज के हिसाब से, नॉट फॉर गर्ल्स, बॉयज के लिए तो हल्का सा हम लोग इसको थोड़ा सा हल्का रिलैक्स करके, जो हम लोग नॉर्मली ऐसे बैठता है वैसे करके आप बैठ सकता है। इवन मतलब द गर्ल्स कैन डू दैट बिकॉज, तो वो है। तो वो चीज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वहां पर। जब हम आंसर देते हैं तो कई बार हम लोग को आंसर देते समय, राइट, वो आंसर अगर बहुत अच्छे से नहीं आता है, राइट, उसके बावजूद हम लोग उसको, राइट, फ्रेम करने को इधर से उधर करके कोशिश करते हैं कि किसी तरह से लपेट कर सुना देने की कोशिश करते हैं। इसको अवॉइड करना है। जब आप आंसर देते हो तो आपका बॉडी जेस्चर जो है वो प्लीजेंट होना चाहिए। फेस पर बहुत हल्का स्माइल होना चाहिए। ये नहीं, बहुत लोग ओवर कर देते हैं इंस्ट्रक्शन देने के बाद, ऐसे किया हुआ है, आर यू गेटिंग मी, तो वो मतलब ये उसके बाद नहीं लगता मतलब क्या हम जोकर बैठे हैं तुम्हें हंसी आ रही है, राइट। तो वो भी नहीं होना चाहिए। आप बहुत सीरियस भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ हुआ तो हल्का सा स्माइल देते हुए क्योंकि ऐसे करके आप अपने आंसर्स को पुट करें। भाई जितना आता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उतना बोलो और उसके बाद तुरंत ऐड कर दो कि सॉरी सर आई नो ओनली दिस मच अबाउट दिस। बी ऑनेस्ट, ये सबसे ज्यादा काम आएगा। हम लोग को आदत है ना कि जैसे मेंस में भी कोई आंसर नहीं पूरा आ रहा है तो हम लोग गोला दे के पूरा भर देता था। बेटा वो गोला ना मेंस में चलता है और ना ही इंटरव्यू में चलता है, समझा बात को ना। तो वहां पर वो गोलेबाजी से बहुत सिंपली है कि आपको बचना है। अब कई बार सिचुएशन हो जाता है कि आप वहां पर एंटर हुए, एंटर होने के बाद आप बैठे और आपके पास दो तीन क्वेश्चन जो है ना वो पहले ही राउंड में बाउंसर आ गए, राइट। जो उन्होंने पूछा वो आपको बाउंस करता चला गया, आपको नहीं आया। स्टे काम। इसीलिए मैंने बोला कि आज का ये बात दिमाग में रखना कि वहां पर नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है, नॉलेज वो चेक कर चुके हैं। आप अगर, हो सकता है कि 4 to 5 क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया हो आपने, लेकिन बाकी जितने भी आंसर है वो बहुत अच्छे से दिए हो, तो आपको 200 प्लस मार्क्स आ जाएगा वहां पर, राइट। तो वो जो होता है ना कि जो पहला बॉल ही आ गया एकदम और बड़ा खतरनाक बॉल आ गया, हम बोल्ड हो गए, तो वो सिचुएशन अपने को मतलब बॉक डाउन मत करना अंडर द प्रेशर, right? You don't need to bog down under the pressure. Stay calm. Okay, fine. I will look forward to the next question. और वहां क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपके पास में कि जहां आप दे सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत ऐसा नहीं होता, या शक्का में, राइट। सो वो भी ऐसा नहीं होता कि मतलब दे नो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। क्लियर। नाउ दूसरा चीज, जो आपका प्रिस्क्राइब्ड डीवी फॉर्म है, राइट, डिटेल्ड फॉर्म जो आपने भरा है, नाउ दैट फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो एक एक इंफॉर्मेशन वहां पर दिया है वो एक एक इंफॉर्मेशन वहां पर काउंट करेगा, राइट। नाउ मान लीजिए कि कोई ऐसे रहे हैं जो पिछले जॉब में रहे हो कहीं पर, राइट। नाउ जॉब आपने क्यों छोड़ा, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, राइट। नाउ जब क्वेश्चन किया जाएगा तो हम लोग जो है वो अपने हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि वी वर द विक्टिम्स, हमें तो टॉर्चर किया गया था सर ना सर, इसलिए हमने छोड़ दिया, या कंपनी बहुत खराब थी और इसके कारण जो है हमने छोड़ दिया। काइंडली डोंट डू दैट, क्योंकि आप जब दूसरे पे बुराई करेंगे, राइट, तो वहां पर वो समझ में आएगा कि ये ब्यूरोक्रेट सबसे क्रीपिंग होगा, ये कल हमारी भी करेगा ये, राइट। तो अवॉइड दैट। क्लियर। यू शुड डेवलप जेन्युइन रीजंस कि आपके पास जेन्युइन रीजन क्या था। आप बोल सकते हैं कि आई वांटेड अ कैरियर डेवलपमेंट, राइट, आई वांटेड टू कम इनटू दिस फील्ड एंड ऑल, राइट। तो ऐसे कर सकते हैं।
दूसरा एक और भी चीज होता है कि जैसे आप में से हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर इन फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मेडिकल बैकग्राउंड और एनी प्रोफेशनल बैकग्राउंड? कौन है कोई यहाँ पर? You have done your engineering, medical you have done. From where you have done this? You did it from Imphal, right? Now the question will be there कि you were there in such a noble profession because nothing is greater than humanity and you were direct server of the humanity. What made you come to this? Is it the money that is under the table that has lured you to this one? This will be the question asked from you. बहुत simple, एकदम आपको वहां पर क्या करेगा, हिला देगा इंटरव्यूअर, राइट? आपको ऐसे अटैक करेगा एकदम सीधा सीधा कि बहुत सिंपल है, आप मेडिकल फील्ड में है, इससे बड़ा इंसानियत के लिए तो कुछ भी नहीं है, राइट? आप डॉक्टर है, डॉक्टर भगवान माना जाता है, ब्यूरोक्रेट कभी भगवान नहीं बनता है। तो आप भगवान छोड़कर जो है वो ब्यूरोक्रेट बनने जा रहा है, राइट? तो क्या चीज थी जो इसमें पैसे बहुत मिलते हैं या वो उसके कारण है या क्या कुछ है? तो ऐसे आंसर्स आपको तैयार करने होंगे, राइट? और वो बहुत ही जेन्युइन लगने चाहिए, राइट? आप ये नहीं करते, नो सर आई एम अ वेरी ऑनेस्ट मैन। उनको पता है कि नो वन इज सो ऑनेस्ट ओवर हियर, राइट? तो आप जेन्युइनली कह सकता है कि ऑब्वियसली सर्विंग एंड आई वांट मोर डायनेमिसिटी, राइट? ऐसे करके आप बता सकता है वहां पर, राइट? तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हाउ टू गिव द आंसर इन सच सिचुएशन। तो वहां पर दूसरा जो है आपका एकेडमिक वाला जो है, जो आप एकेडमिक भरता है, वहां पर क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली जो सफर किया है, ये पॉइंट मैंने अपने टाइम में नहीं ध्यान दिया था, इसलिए बता दे रहा हूं आपको कि आई डिड माय ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, राइट? लेकिन मेरा जो ऑप्शनल था वो हमारे टाइम में दो होता था, हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो पॉलिटिकल साइंस जो है थ्योरीज व्यूरीज छोड़े हुए मुझे सदियां हो चुकी थी, आर यू गेटिंग मी? और उन्होंने वहां से क्वेश्चन शुरू किया और बैंड बजा दी, 5 क्वेश्चन किए वहां से एकदम, और सारे थिंकर्स। बाकी तो उनको पता है कि आईआर बता देगा लड़का, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बता देगा, क्योंकि अभी मेंस करके आया, इसको तो सब पता है ये वाला, राइट? तो वो कहां पर चले गए, थॉट्स, ये तो नहीं पड़ा होगा, और वहां पर उन्हें कमजोर नस पकड़ी। नाउ ये आपके साथ में भी हो सकता है, राइट? तो एक अगर आप ऑप्शनल थोड़ा सा देख ले तो गुड है, राइट? लेकिन जो कई बार फंसने वाला जो होता है ना, ऑप्शनल तो आप जवाब दे पाते हैं, लेकिन जो फंसने वाला पॉइंट होता है वो होता है ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हमारा, या आपने एमए किया हुआ है ना वो वाला सब्जेक्ट, और वहां से कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है तो इंजीनियर बैठा हुआ होगा ना, वो वहां से कर देगा। आप मेडिकल कर किया हुआ है ना आपने, तो मेडिकल से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। जो जूलॉजी टाइप से हैं वो तैयार रहिए जूलॉजी टाइप से, आर यू गेटिंग मी? तो सब लोग जो है वो अपना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हल्का एक ब्रीफ जो है ना ओवरव्यू मार के जाइएगा, कि डिटेल नहीं दे सकते हैं आप, सिंपल थोड़ा सा बता सकते हैं उनको, राइट? और ये जो है वो ये सारी चीजें, प्लस एक और चीज, हॉबीज। हॉबीज जो है वो क्वेश्चन करेगा ही करेगा। अब हॉबीज में हम लोग ना कुछ भी डाल देता, हॉबीज, वॉकिंग इज माय हॉबी। काय का मतलब है यार, वॉकिंग कोई हॉबी होता है किसी का क्या, राइट? तो ढंग का डालो यार, तुम ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो। आपका गार्डनिंग हो सकता है, बुक रीडिंग हो सकता है, लिसनिंग टू म्यूजिक हो सकता है, थोड़ा सा अच्छा मतलब जो है ना वो टाइम से डालो, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उनको पता है हॉबीज से क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसा हॉबी डालेंगे कि क्वेश्चन ही नहीं करे, राइट? अब वहां पर भी वो बदमाश बैठे हुए हैं, वहां पूछ देंगे, अच्छा ओके, टेल मी व्हाट योर वॉकिंग स्पीड पर डे, हाउ मच वेरिएशन, डू यू कैरी दिस वन, कैन यू शो मी? अब वो उससे तुम्हारा मोबाइल निकलवा के चेक कर लेंगे कि तुम्हारा क्या था, लो, तो झूठ का पुलिंदा वहां फूट जाएगा। तो ऐसा मत करो, एक आप क्योंकि ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो आप, राइट? और एक रेस्पॉन्सिबल है, तो आपका पर्सनालिटी भी एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन वाला होना चाहिए, और इसीलिए थोड़ा सा जो है हॉबी बहुत सोच समझ के डालना। और अगर आप बुक रीडिंग या कुछ भी करते हो तो कम से कम भाई वाकई बुक पढ़ लेना, कम से कम 6 to 8 बुक्स जो है वो, अगर नॉवेल वगैरह पढ़ते हो तो वो कर लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन करेगा आपसे। गार्डनिंग वगैरह करते हो तो गार्डनिंग का पूरा टर्मिनोलॉजी और बहुत सारी चीजें देख लेना, राइट? क्योंकि वहां कई शौकीन होंगे, वो तुमसे तरह तरह का प्लांट पूछ लेंगे। बात समझ में आई कि ये वाला प्लांट आप लगाता है, ये कहाँ का नेटिव है, कहाँ का है, ये एक्सोटिक प्लांट हम कहाँ कैसे, आर यू गेटिंग मी? बहुत तरह से क्वेश्चन उठते हैं।
तो हॉबीज पर बेटा बहुत अच्छे से आप ध्यान देना, राइट। बॉडी लैंग्वेज एकदम कूल काम कंपोज्ड रहना, राइट। नर्वसनेस आएगा ये नहीं है, क्योंकि वो लाइफ और डेथ का सवाल होता है हमारे लिए, राइट। क्योंकि अगर पास कर गया, अभी नहीं लग रहा है, लेकिन जिस समय एंटर करेगा तो एक ही चीज होता है, ये हार्ट बीट बढ़ी रहती है कि एक बार पास कर गया तो हम कहीं और होगा, फेल कर गया तो कहीं और होगा, क्योंकि सांप और सीढ़ी का गेम है, राइट। 99 पे भी सांप काटेगा तो 2 नंबर पे पटक देगा, राइट। फिर से शुरू करो सब कुछ। तो वो प्रेशर ऑब्वियसली रहता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कूल अपने आप को रहना कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, है ना। तो ऐसे करके अच्छे से करना। नाउ एकेडमिकली अमर सर आपको बताएंगे, राइट। चलिए तब कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। सर ने तो आप लोगों को बहुत सारी बातें पहले ही समझा दी हैं। अच्छा ये बताइए, इससे पहले किसी आप लोगों में से किसी ने कोई इंटरव्यू फेस किया है? कोई जॉब इंटरव्यू या एज सच कुछ भी नहीं? अरे काउंसलिंग के लिए तो गए होंगे कॉलेज में? नहीं, चलिए कोई नहीं। अगर ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस भी है तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। ये नहीं कि पहले ही बॉल से जाकर जो है वो आप केवल बाउंसर देखकर डक करने के चक्कर में रहेंगे। अगर आप इस चीज को इस रूप में लेकर जाएंगे, इंटर करेंगे अंदर कि जो भी मुझसे पूछा जा रहा है मुझे बस उससे बचना है, तो फिर आप फंसते चले जाएंगे। जैसा कि सर ने आपको पहले ही लाइन में बताया कि दिस इज नॉट अ नॉलेज टेस्ट। क्यों? क्योंकि देख लीजिए आपका सिलेबस खुद ही कह रहा है इस बारे में। ये देखिए मैंने ये जो लगाया है ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही एक प्रिंट, मतलब उसी का स्क्रीनशॉट है। जरा देखिए क्या क्लियरली कह रहा है। इंटरव्यू टेस्ट के बारे में वो क्या कह रहा है? शैल बी इनवाइटेड फॉर एन इंटरव्यू वाइवा वॉस फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। अगर आपने यूपीएससी का सिलेबस देखा होगा या फिर अगर यूपीएससी का नोटिफिकेशन कभी आपने ध्यान से देखा होगा, वो लोग तो इंटरव्यू टर्म को यूज करने से भी बचते हैं। दे स्पेसिफिकली मेंशन द टर्म पर्सनैलिटी टेस्ट। वो मेंशन करते हैं इस बात को बार बार कि हम पर्सनैलिटी टेस्ट करने वाले हैं। एंड दिस इज व्हाट मेक्स इट डिफरेंस फ्रॉम एनी अदर इंटरव्यू जो आप अपने जॉब के लिए या किसी और कंपनी, किसी प्राइवेट सेक्टर या किसी और जगह पर देते हैं। वहां पर चाहे आपसे जो है वो नॉलेज के बारे में ज्यादा पूछा जाए कि आप उस कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्टीज कितना है, वो इन चीजों के बारे में आपको जज करते होंगे। लेकिन यहाँ पर आपका नॉलेज ऑलरेडी चेक किया जा चुका है, जैसा कि सर ने आपको बताया। आप ऑलरेडी 2 स्टेज पार कर चुके हैं, आप क्रीम है। नाउ दे जस्ट वांट टू चेक कि जिसके ट्रेनिंग पर हम इतना सारा पैसा खर्च करने वाले हैं ना सर, ये लोग तो लवासना जाएंगे ना, अरुणाचल का लवासना, ये लोग तो लवासना जाएंगे। तो जो टैक्स पेयर मनी आपके ऊपर खर्च होने वाला है, जो आपके ऊपर लगाने वाले हैं, क्या आपके अंदर वो स्पार्क है भी? क्या आपकी पर्सनैलिटी में वो ट्रेट्स हैं जो आपको एक अच्छा ऑफिसर बना सके? तो वो ये चेक करने वाले हैं। अगर एक बात बताइए, सिर्फ अगर नॉलेज के दम पर होता तो फिर तो वो लोग सीधे पीएचडी वालों को रिक्रूट कर लेते हैं ना। अगर केवल नॉलेज के दम पर ही आप एक बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट बन सकते थे तो फिर वो इतना लंबा प्रोसेस, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, 3 स्टेज प्रोसेस, इन सब चीजों को फॉलो ही क्यों कर रहे हो? इट मींस दे आर देयर टू चेक योर पर्सनैलिटी। गॉट द पॉइंट? नाउ लिसन, जैसा कि सर ने आपको बताया कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि अगर आप वहां जाकर बैठे रहेंगे, वो पैनल आपको चाहे कोई सी भी, आपको चाहे लेंस लगाकर देख ले, चाहे माइक्रोस्कोप लगाकर देख ले, आपकी पर्सनैलिटी तो पता नहीं चल जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता तभी चलता है जब आप अपना मुंह खोलते हैं। समझ रहे हैं? ठीक, तो वो क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि आपका मुंह खुले। गॉट द पॉइंट? क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो आपके बारे में पता ही नहीं चल पाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपके सर के ऊपर से चले गए, बाउंसर टाइप का चला गया। ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप स्टार्टिंग में ही ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं तो जिसको कहते हैं इंटरव्यू ग्रिलिंग ना सर, यही टर्म चलता है, तो वो ग्रिल करना स्टार्ट कर देंगे ये चेक करने के लिए कि जब ये बंदा अंदर कॉन्फिडेंट होता है या जब ये प्रेशर में जाता है तब कैसा रिएक्ट करता है। असली तो तभी दिखता है ना, ताकि उनको भी पता है कि बाहर से शिवेंद्र सर, अमर सर इनको ट्रेन करके भेजे हुए हैं। तो वो जो आप मास्क पहन के गए हुए हैं वो तो तभी उतरेगा ना जब ग्रिलिंग होगी शुरू। गॉट द पॉइंट? तो बिल्कुल आप इस चीज के लिए निश्चिंत रखिए कि दे आर गोइंग टू पुट सम बाउंसर्स देयर। वो इस तरह के फैक्ट्स से शुरू कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी अंदाजा नहीं। ठीक है, आपको अपने मन में बस इतना सोच के रखना है कि आप ब्रह्म नहीं हैं। सभी आदमी को हर समय सारी बातें नहीं पता होती है। गॉट द पॉइंट? ठीक, तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो बॉल आपके लिए बाउंसर लग रहा है उनको बचने की कोशिश करनी है। अब बचने के भी कुछ तरीके होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हर बात पर जो है वो सॉरी ही चल रहा है। आप थोड़ा पोलाइटली सामने वाले को मना करना सीखिए। दिस इज कंप्लीटली आर्ट। या आपको बात करने की कला या फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा होना चाहिए कि आप सामने वाले को पोलाइटली कैसे मना कर पाए। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है,
तो आप एक दो क्वेश्चन में सॉरी बोल दीजिए, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप मेंस पूरा पढ़ के जा रहे होते हैं, आप इंटरव्यू के लिए भी मान के चलिए 1 मंथ के आसपास आप प्रिपेयर करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो आपको आ रहा होता है। अब आप श्योर नहीं है उस टाइम का कि क्या ये बात सही है कि नहीं, तो आई वुड सजेस्ट कि कुछ क्वेश्चन में जिसमें आपको ऐसा लग रहा है, आप क्वेश्चन पूछने वाले से ये बात पूछ लीजिए कि सर आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, कैन आई टेक अ गेस। अगर वो परमिट करते हैं तो फिर आप बोलिए, अगर परमिट नहीं करते हैं, मतलब मैं वो जो बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन में आप सॉरी सॉरी बोलते जा रहे हैं, तो उस जो आप मोनोटोनस सा होता जा रहा है उसको अवॉइड करने के लिए आप ये चीज अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए, सर आई एम नॉट वेरी श्योर बट कैन आई टेक अ गेस, फाइन इनफ। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, जैसा कि आपको पता है क्या कि आपसे स्टार्टिंग में ही क्या किया जाएगा जी, आपसे आपका डैप भरवा लिया जाएगा। नाउ लिसन, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताने वाला हूं, क्या कि देखिए आपसे अगर पूछ लिया कि एक बात बताओ, रशिया ने यूक्रेन के कौन से रीजन के ऊपर कब्जा कर रखा है, हो सकता है कि उस टाइम आपको नाम नहीं याद आ रहा है, लुहांस्क डोनेट्स्क आपको उस टाइम नहीं याद आया, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक बात बताइए, आपने अपना ग्रेजुएशन इस कॉलेज से किया है, आपने ये सब्जेक्ट लिया है, तो आपने इसी सब्जेक्ट को क्यों चूज किया और इसी को फिर आपने अपना ऑप्शनल क्यों नहीं लिया? अब यहां पर सॉरी जस्टिफाइड नहीं, द पॉइंट व्हेन द क्वेश्चन इज अबाउट यू, आपने खुद ही भरा है डैप में, तो वहां सॉरी नहीं चलेगा। इसीलिए जो भी चीजें आप अपने डैप में भर रहे हैं, उन चीजों के बारे में सॉरी एक्सेप्टेबल नहीं है। सॉरी एक्सेप्टेबल तभी होगा हाँ अगर वो ज्यादा अंदर घुसते जा रहे हैं। कई बार वो ग्रिल करने की कोशिश करते हैं ना, तो जैसे आपने एक पॉइंट पर आंसर दिया, फिर वो और अंदर गए, फिर आपने आंसर किया, फिर वो और अंदर गए, तो हाँ एक दो क्वेश्चन के बाद, 2-3 लाइन के बाद सॉरी एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिए कि किसी भी क्वेश्चन पर आप कम से कम 1-2 लाइन तो जरूर बोले, उसके बाद सॉरी चलता है कि हाँ भाई बहुत अंदर घुस रहे हैं, तो फिर आपने बोल दिया सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, चलता है ये बात। लेकिन हाँ पहला ही लाइन आदमी से पूछा क्या कि एक बात बताइए, आपने जो है अपने हॉबी में ये लिखा है कि मेरी हॉबी ये है और उसी के बारे में नहीं बता पा रहे हैं क्वेश्चन, तो वो जस्टिफाइड नहीं लगता है। फिर लगता है क्या कि शायद आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, और आप जानते ही हैं एथिक्स वाले पेपर में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर इंटीग्रिटी अंडर क्वेश्चन है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। गॉट द पॉइंट? ठीक, चलिए एक और जो बात थी हमारी प्रिपरेशन से रिलेटेड कि डैप के ऊपर मास्टरी में, इसमें मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा आपके हॉबी वाले सेक्शन पर। हॉबी वाले सेक्शन में देखिए 2 तरह की हॉबी मानी जाती है। अब मैं यहाँ पर इमेजिन कर रहा हूँ कि जब आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी में रहते हैं तो सर हॉबी वगैरह तो खत्म ही हो जाती है, कहाँ टाइम मिलता है हॉबी के बारे में। लेकिन सिंस वहां कॉलम बना हुआ है, आपको हॉबीज एंड इंटरेस्ट आपको अपने मेंशन करने हैं, तो आप छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप खाली छोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ही नीरस टाइप का आदमी है। द पॉइंट, वो चाह रहे हैं एक डायनामिक पर्सनैलिटी, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी चाह रहे हैं जिसको बाकी सब चीजों में इंटरेस्ट हो, ऐसा नहीं कि केवल नर्ड टाइप का बना हुआ है, केवल किताबी कीड़ा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी तक चाहे आप किताब में घुसे हुए थे, अभी तक चाहे आप गेट बंद करके पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आपके जॉब का नेचर क्या है? आपके जॉब का नेचर है कि आपको वाइडर सोसाइटी के साथ कनेक्ट करना ही पड़ेगा। आप ऑफिस में बंद होकर अपना काम नहीं कर सकते हैं, आपको सोसाइटी के साथ कनेक्ट करना ही पड़ेगा। फाइन इनफ। तो इसीलिए आपको अपने हॉबी इंटरेस्ट में मेंशन तो करना ही चाहिए, ये बात तो पहले क्लियर कर लीजिए। नाउ लिसन, 2 तरह की हॉबीज होती हैं। पहली तरह की हॉबीज को हम कहते हैं पैसिव हॉबीज, और दूसरी तरह की हॉबी को कहते हैं हम एक्टिव हॉबी। ठीक, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझाना चाह रहा हूं। जैसे कि अगर मेरी हॉबी है गाना सुनना, तो इट इज अ पैसिव हॉबी, लेकिन अगर मेरी हॉबी है गाना गाना, तो इट इज एन एक्टिव हॉबी। गॉट द पॉइंट? पैसिव हॉबी में आप कुछ कर नहीं रहे होते हैं, यू जस्ट बिकम अ कंज्यूमर। लेकिन जब आप एक एक्टिव हॉबी को परस्यू करते हैं तो आप प्रोड्यूसर बन जाते हैं। गॉट द पॉइंट? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा अच्छा होता है कि आप कोई एक्टिव हॉबी अपने लिए चूज कीजिए। गॉट द पॉइंट? ठीक, पैसिव हॉबी एक्टिव हॉबी के कंपैरिजन में जो है वो थोड़ा सा खराब माना जाता है, बाकी ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, आप चाहें तो इन दोनों का मिक्सचर भी डाल सकते हैं। गॉट द पॉइंट? ठीक, ये बात समझ गए? दूसरी बात ध्यान से सुनिए, आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है क्वेश्चन उन्हीं में से आए। क्यों? क्योंकि अगर आपके डैप से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप तो उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं। अगर वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, उन चीजों को आप बार बार इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछने लग जाएगा, जिसमें और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा था पहले लाइन में कि आप अपने इंटरव्यू के ड्राइवर बनिए। गॉट द पॉइंट? क्लियर है? आप देखिएगा इंटरव्यू में कई बार ऐसा होता है कि कोई एक पॉइंट निकला और उसके बाद पूरे इंटरव्यू का डायरेक्शन उसी तरफ चला गया। तो ट्राई टू बिकम द ड्राइवर ऑफ योर इंटरव्यू। इस तरह से नहीं कि जो भी क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा भी लग रहा है कि इसमें तो मैं फंस सकता हूं, तो पहले ही इग्नोर कर दिया। वी आर गोइंग टू आस्क यू कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज में वो स्किप रूट जो है वो खोजते रहिएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक,
तो देख लीजिएगा, आपका जो भी हॉबी हो उसके ऊपर पहले से ही काम कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, आप लोग जब जैसे अभी आप जुड़े हैं, जितने भी आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आपस में एक ग्रुप बनाइए, साथ में आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए, एक दूसरे के क्वेश्चन शेयर कीजिए। पास्ट में जो यूपीएससी के इंटरव्यू हुए हैं, बाकी अलग अलग एग्जाम्स के इंटरव्यू हुए हैं, आप लोग जाके चेक कीजिए। आजकल तो आप सोशल मीडिया का जमाना है, आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगा, आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। आप अपनी तैयारी को उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। द पॉइंट। लेकिन बात बस यही बोलना चाह रहा हूं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने मेंशन किया है उसमें फिर नो नहीं होना चाहिए। सॉरी सर, आई डोंट नो। हाँ, फुटबॉल देखना कितनों की हॉबी है? हाँ, अरुणाचल में फुटबॉल ना। अब अगर मान के चलिए फुटबॉल देखना हॉबी तो बता दिया, और पहला ही क्वेश्चन सर पूछ लेंगे कि बताओ नेट का हाइट कितना होता है या गोल पोस्ट का हाइट कितना होता है। अब वहां सॉरी नहीं चलना। अब वहां सॉरी बोलिएगा तो कहां से चलेगा? आपने खुद बोला है कि फुटबॉल देखने मेरी हॉबी है। Now can you expect a person who is presenting his hobby to be watching football और उसको ये नहीं पता है कि क्या बोलते हैं गोल पोस्ट का लेंथ कितना होता है या हाइट कितनी होती है? The point is just an example. आप अपने लेवल पर चूज कर लीजिएगा और उस पर काम कर लीजिएगा। The point, ठीक, क्लियर? दूसरी बात, सर ने भी आपको बताया कि ऑलरेडी नॉलेज टेस्ट हो चुका है, लेकिन मुद्दा क्या होता है ना, नॉलेज तो टेस्ट हो चुका है, लेकिन एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर लाइक क्वालिटी इज बीइंग अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग। इफ यू आर नॉट एन अवेयर पर्सन, आपको यही नहीं पता है देश दुनिया में क्या चल रहा है, इसका मतलब क्या है? आप वही कुएं के मेढक बने हुए हैं ना। तो फिर आप एक ऐसे इंसान से कैसे एक्सपेक्ट कीजिएगा कि कल वो वाइडर सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेगा? एज एन ब्यूरोक्रेट, व्हाट इज योर रोल? योर रोल इज टू इंटरेक्ट विद द मासेस। आप एक ब्रिज के रूप में काम करेंगे पॉलिटिकल लीडरशिप और मासेस के बीच में। समझ रहे हैं? तो इसीलिए वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड। खासकर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पास्ट 3 मंथ आपका जब मेंस हुआ है उसके बाद से, क्योंकि मुझे भी पता है मेंस के बाद तो कॉपी पलटा भी नहीं होगा। हाँ, अभी तक तो पिकनिक वाला ही दौर चल रहा होगा। 2 महीना का तो चाहिए ही कम से कम। सर बर्न आउट हो गया था तो फिर से रिफ्यूलिंग के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उससे पीछे वाला आपने वैसे भी थोड़ा मोड़ा देखा था, तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ब्लैंक हो जाएंगे, कुछ तो पता ही होगा, वही जो 2 लाइन का कम से कम। गॉट द पॉइंट? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब आपने मेंस दिया है उसके बाद से लेकर जब आपका इंटरव्यू होने वाला है तब तक का आपको स्टेट का जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्टेट, क्योंकि आप अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देने वाले हैं, तो वो जितने भी मुद्दे हैं चल रहे हैं, वो आपका डैम वगैरह से रिलेटेड, रिलीजियस कन्वर्जन वगैरह से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, बी रेडी फॉर दोस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। गॉट द पॉइंट? मैं क्लियरली बोल रहा हूं, स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, ठीक है ना? स्केप रूट नहीं चलेगा। गॉट द पॉइंट? तो तैयार कर लीजिए। दूसरा, नेशनल जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हुए हैं उन सबको आपको तैयार करना होगा। और तीसरा, इंटरनेशनल, यानी कि स्टेट से स्टार्ट करना है, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल। आपको इन तीनों लेवल पर क्या करना है, जो भी करंट अफेयर आपके मेंस से लेकर अभी तक हुए हैं कम से कम उनको देख लेना है। नाउ लिसन, ध्यान से सुनिए, यहां पर एक बात बताने वाला हूं, क्या इंपॉर्टेंट बात। देखिए, यहां पर जो करंट अफेयर की तैयारी होगी ना, वो केवल इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं होगी। दे माइट सीक ओपिनियन फ्रॉम यू। तो केवल इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, आपको उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपने ओपिनियन की तरफ काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे ओपिनियन पूछेंगे, आप ऑफिसर बनने वाले हैं। गॉट द पॉइंट? यहां पर आप जो डिसीजन लेंगे, वो जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, उसको प्रोसेस करके आप डिसीजन लेने वाले हैं ना, तो वो यही तो चेक करना चाहेंगे। तो आपकी जो करंट अफेयर की तैयारी होगी वो केवल इंफॉर्मेशन, केवल फैक्ट तक नहीं रहनी चाहिए, वो ओपिनियन तक जाना चाहिए। गॉट द पॉइंट? क्यों? क्योंकि फैक्ट में सॉरी चलता है कि आपको उस टाइम वो फैक्ट याद नहीं आया, लेकिन ओपिनियन में सॉरी नहीं चलता है। गॉट द पॉइंट? तो आप अपनी तैयारी को इस लेवल तक पहुंचाइए कि आपके पास एक ओपिनियन हो। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। गॉट द पॉइंट? ठीक, अब ध्यान से सुनिए, ये जो ओपिनियन होना चाहिए ये एक्सट्रीम्स पर नहीं होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ बैलेंस्ड ओपिनियन। हाँ, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर क्या हम टिल्ट हो सकते हैं, अगर कभी टिल्ट होना भी पड़े तो ऑलवेज टिल्ट टुवर्ड गवर्नमेंट, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ। आप ब्यूरोक्रेसी का ही पार्ट बनने वाले हैं। गॉट द पॉइंट? तो चाहे आप अपने पर्सनल लाइफ में कितना भी इन मुद्दों को लेकर रहते हैं, क्या कि नहीं वो डैम नहीं बनना चाहिए या फिर जो है वो ये वाला मुद्दा है, बट वहां पर मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं, बीच में ही रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इस बात को कंप्लीटली इग्नोर कर देना है, जो कंसर्न है उनके बारे में आप चर्चा कीजिएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अपना टिल्ट दिखाना है तो ऑलवेज टिल्ट टुवर्ड्स गवर्नमेंट साइड। गॉट द पॉइंट? बात समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि देखिए, मैं इस बात को लेकर भी बहुत क्लियर नहीं हूं, क्योंकि आपके जो पैनल वाले होंगे वो यहाँ के नेटिव लोग ही होंगे। गॉट द पॉइंट? यहाँ के लोग, यहाँ के भी होंगे, लेकिन वो बाहर के भी हो सकते हैं। हाँ, दोनों जगह के होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके चेयरमैन है वो इस बात से डिसएग्री करने लग जाए, तो सेफ रूट आपके लिए होगा कि आप थोड़ा सा अगर टिल्ट लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट साइड के, लेकिन ये नहीं है कि उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। ऑब्वियसली आपको उस कंसर्न को जरूर रेज करना है।
ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो करंट अफेयर एक्यूमेन आपको बना के रखना पड़ेगा। फाइन इनफ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली क्या होता है ना, ये हमारा जो गवर्नेंस, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नॉलेज होता है वो होता है मूवीज से ड्रिवन। हमने मूवीज में देखा, हम अपने आप को सिंघम समझ रहे होते हैं। गॉट द पॉइंट? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो टाइम पीरियड आपके पास है ना, इसमें थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से फंक्शन करता है ना, इसके बारे में नॉलेज गैदर करने की कोशिश कीजिए। गॉट द पॉइंट? नहीं तो आपके आंसर जो लगते हैं ना, वो वेग लगते हैं, वो फेक टाइप के लगते हैं। आप जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे होते हैं वो सुनकर ही ऐसा लग रहा होता है कि क्या बोल रहा है, इसको कुछ पता ही नहीं है। गॉट द पॉइंट? ठीक, जैसा कि आप लोगों ने एथिक्स में पढ़ा होगा कि कोई बूढ़ी माता आई मेरे पास, आके जो है वो ये मांग रही है कि क्या बोलते हैं, कंबल दे दो, ठंड लग रही है, ऑल दोस थिंग्स। आपने अचानक से क्या बोल दिया कि सर हम अपना वाला उठा के दे देंगे। कितनों को दे दोगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओपिनियन रखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसीलिए अब जो भी आपके पास टाइम है, कोशिश कीजिए थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी वर्क करती है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज गैदर करने का। तभी आपका आंसर जो होगा, तभी आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो लॉजिकल लगेगा, रियलिज्म पर बेस्ड लगेगा। नहीं तो ऐसा लगेगा कि बस सुनी सुनाई बातें हैं, मूवीज वाली बातें कर रहा है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बेसिक्स। अब देखिए, मैं इसी ऑप्शनल के साथ, जैसा कि सर ने आपको बताया, सर के साथ भी हुआ है, मैं बता रहा हूं, सर मेरे साथ तो मैथ्स देख के ये पूछ लिया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पूछ लिया और मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया। तो फिर मेरे से दोबारा ये पूछ लिया एक पैनलिस्ट ने, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद उसका भी मैथ्स का सब्जेक्ट रहा होगा, उसने ये पूछा कि ग्राफ पर इसको कैसे सॉल्व करें। मैं बोल रहा हूं, जब मैंने उस क्वेश्चन का आंसर बता दिया, उन्होंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मली पूछा था, उसी का सॉल्यूशन बताना, तो मैंने बता दिया, जबकि मेरा मैथ्स ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, मेरा ऑप्शन कुछ और है। तो जब मैंने उसका आंसर बता दिया, तो उन्होंने अंदर घुस के मेरे से ये पूछ लिया कि ग्राफिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे। द पॉइंट? तो जैसा कि सर ने आपको बताया है कि बच्चों का वो एक वीक पॉइंट होता है, आप अपने सब्जेक्ट को छोड़ चुके होते हैं। आप एक बात बताइए, आप जरा खुद सोच के मुझे बताइए, जिस सब्जेक्ट को आपने 3 साल दिया है, अगर मास्टर्स किया है तो हो सकता है 2 साल और दिया, आपने 5 साल जिस सब्जेक्ट को दिया है, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप सॉरी बोल रहे हैं। क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं ना। इसीलिए बोल रहा हूं, तैयार कर लीजिएगा, बेसिक चीजें तैयार कर लीजिएगा। इंजीनियरिंग वाले तैयार रखिएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक, क्वेश्चन पूछेंगे टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रखा है और पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ मालवेयर और स्पाईवेयर में क्या डिफरेंस होता है, आंसर ही नहीं पता है। गॉट द पॉइंट? ठीक, तो इस तरह के जो है ये ब्लंडर माने जाते हैं। इसका मतलब है क्या कि आपने जो है टाइम पास किया है, या एजुकेशन से रिलेटेड आपका कोई इंपॉर्टेंस ही, मतलब आपने कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया था, उस टाइम भी आपने ऐसे ही टाइम पास किया है। समझ पा रहे हैं? ठीक, क्लियर? तो आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है उस पर काम कर लीजिए, बहुत नहीं है, अंदर की बात होगी तो फिर वही सॉरी कि अभी नहीं रिकॉल कर पा रहा हूं सर। ठीक, लेकिन हाँ, सरफेस वाले क्वेश्चन तो कम से कम पता होने चाहिए। बच्चे फंस जाते हैं सरफेस वाले क्वेश्चन में, फंस जाते हैं सर। गॉट द पॉइंट? ठीक, मेरा एक और फ्रेंड था सर, ऐसे ही मैथ्स से ही था, वो पूछ रहा था क्या कि सर मेरे से जो है वो अंदर पूछ लिया कि एक बात बताओ, इलिप्स और पैराबोला में क्या डिफरेंस होता है, वो ये नहीं बता पाया। तो अब इस तरह के तो नहीं होने चाहिए ना आपसे, ये बेसिक चीज है। फाइन इनफ? तो आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है उसको आप ब्रश अप कर लीजिएगा। रही बात ऑप्शनल की, अब देखिए ऑप्शनल में प्रॉब्लम थोड़ा सा कम इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी जस्ट आप मेंस लेके आए हैं। ठीक है, माना कि 2 महीना आपने टेक्निक ही किया है, लेकिन फिर भी ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं, आपने बहुत रिगरस तैयारी की थी। लेकिन फिर भी अब जाके थोड़ा सा ब्रश एक बार जरूर कर लीजिएगा। हाँ, अंदर नहीं घुसना है बहुत, लेकिन हाँ सरफेस पर चीजें पता होनी चाहिए, जो आपके सब्जेक्ट के कोर मेन थिंकर्स वगैरह हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। एक बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन होता है सर कि कौन फेवरेट थिंकर है और क्यों। समझ गए ना? आपके सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट के कुछ रेस्पेक्टिव स्कॉलर्स होते हैं, तो एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है, जब मतलब उनके पास कुछ और नहीं पूछना है तो सिंपल यही पूछ लेंगे आपसे कि कौन आपका फेवरेट स्कॉलर है और क्यों है। तो कम से कम अपना एक चूज कर लीजिएगा और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स तैयार होने चाहिए आपको। गॉट द पॉइंट? ठीक, ठीक है यहां तक? हाँ, बहुत अंदर घुस के कोई थ्योरी पूछ ली तो उस टाइम नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है, चलता है। क्लियर है? तो ऑप्शनल के बेसिक्स आपको तैयारी, इसलिए मैंने बेसिक्स लिखा है, बहुत अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, उतना अंदर घुसेंगे भी नहीं। हाँ, अगर दिन आपका खराब हो सकता है क्या कि कोई पैनलिस्ट ही सर उसी सब्जेक्ट से हो, तो फिर पता चले वो आपके साथ नॉलेज गेम में उलझ गया, तो फिर बात अलग है। बट हाँ, जनरली वो बहुत अंदर नहीं घुसेंगे। चलिए, नाउ यू हैव टू वर्क फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस। आप चाहे इस बात को मानिए चाहे नहीं मानिए, सर ने आपको बताया भी कि जैसे ही आप रूम में एंटर करते हैं जजमेंट शुरू हो जाता है। बिल्कुल सर ने सही कहा कि आपको कम से कम 10 स्टेप चलना ही पड़ेगा, वो इतना दूर चेयर रखते हैं सो दैट आप जब एंटर कर रहे हैं और जो चल रहे हैं ना, उसी टाइम आपके क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस का लेवल या बाकी चीजें झलकने लग जाती है। तो वो इंश्योर करेंगे कि आपको कुछ तो चलना पड़े। गॉट द पॉइंट?
तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि इस बीच में बीमार ना पड़ जाइएगा। समझ गए ना, ज्यादा प्रेशर लेकर, ज्यादा टेंशन लेकर बीमार नहीं पड़ जाइएगा। अपने फिजिकल और मेंटल वेलनेस पर काम कीजिए। जो भी आपको ठीक लगता है, मैं यहाँ रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। आप अगर जिम जाकर अच्छा फील करते हैं, आप योगा करके अच्छा फील करते हैं, आप मेडिटेशन करके अच्छा फील करते हैं, जो भी करते हैं कीजिए, लेकिन अपने फिजिकल और मेंटल वेलनेस पर काम कीजिए। द पॉइंट। ठीक, आप इस बात को माने चाहे नहीं माने, मुंह तो बाद में खुलेगा ना जी। फर्स्ट इंप्रेशन तो देख के ही पता चलेगा ना। अगर आपका फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, अगर आप बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप हैं, आप अगर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली वॉक करके आ रहे हैं, आपके वो फर्स्ट लुक में वो एक जो छवि उन्होंने अपने दिमाग में बना रखी है कि कैसा एक ऑफिसर होना चाहिए, अगर वो आपके अंदर दिख गया तो आपको उसका एक्स्ट्रा एडवांटेज जरूर मिल जाता है। वो पेन स्लिप कर जाता है। वो अगर मान के चलिए आपको 200 देना चाह रहा था, तो वो स्लिप होकर 210 220 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना, वो भी तो अपने मन में एक पिक्चर बना चुके हैं ना कि कैसा एक ऑफिसर आना चाहिए। द पॉइंट। तो आपको जो भी ऐसे ट्रेट्स दिखते हैं, जो भी आपको ऐसी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स दिखते हैं, उनको अभी से इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए। ओवरनाइट नहीं होने वाला है। अगर आप चाह रहे हैं कि सीधे उसी दिन फॉर्मल जूता खरीदूंगा और उसी दिन चलूंगा, उस दिन आपको जो लड़खड़ा जाइएगा। तो पहले से ही अगर आप चाहते हैं उस दिन फॉर्मल जूता पहन के जाना, पहले से ही ये सब प्रैक्टिस कर लीजिए। जिंदगी में कभी जो है वो ट्रेडिशनल अटायर पहना नहीं है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सर यहाँ तो साड़ी ये लोग नहीं पहन के जाएंगे अगर जाने वाले हैं। सूट इज वेरी गुड। हाँ, ये दे कैन गो फॉर सूट है ना, सूट इज अगर ऐसा कुछ भी है तो पहले से ही पहन के ट्राई कर लीजिए। जिंदगी भर जीन्स पहना है, उस दिन फॉर्मल पहन लिया है, अब फॉर्मल को कैसे कैरी करना होता है वो आ नहीं रहा है। ये दिख जाता है, आपने नोटिस किया होगा इन चीजों को। द पॉइंट। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अभी से ही जो भी आप ड्रेस फाइनल कर रहे हैं या जो भी उस तरह के कपड़ों को कभी कभार पहनना शुरू कीजिए, ताकि आप उसमें कंफर्टेबल, उसमें कॉन्फिडेंट महसूस कीजिए। द पॉइंट। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक और बात बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के साथ सर ये भी होता है कि जिंदगी भर दाढ़ी रखा और उस दिन क्लीन शेव करके चले गए और खुद में उस दिन अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तो अगर आपको क्लीन शेव होके जाना है तो पहले से क्लीन शेव रहने की आदत बनाइए। सेम उस डे अगर आप जाकर कोशिश कीजिएगा कि मैं अपने आप में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज ले आऊंगा, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मैंने इस तरह के बहुत सारे बच्चे देखे हैं कि वो जा रहे हैं लड़खड़ा गए। क्यों? क्योंकि आदत नहीं है। जूता वो देख के ही पता चल रहा है कि आज ही निकला है बॉक्स से, वो देख के पता चल रहा है कि आज ही निकला है बॉक्स से। तो जो भी आप उस दिन पहन के जाने वाले हैं उसके लिए पहले से तैयार रहिए। अपने फिजिकल और मेंटल वेलनेस के ऊपर काम कीजिए। ये नहीं बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन, आंख के नीचे डार्क सर्कल हुआ पड़ा है, एकदम टेंशन में है, वो सब चीज छोड़िए एकदम। गॉट द पॉइंट? आई होप दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक, अगला, मिरर सेज ऑल। प्रिपरेशन का सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है, मिरर को अपना दोस्त बना लीजिए। क्यों? क्योंकि वो कुछ छुपाता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है सर, मिरर में फिल्टर भी नहीं लगता ना। कैमरा में तो फिल्टर भी लग जाता है, मिरर में कोई फिल्टर भी नहीं लगेगा। मिरर के साथ टाइम बिताइए। मिरर के साथ टाइम बिताने से मेरा मतलब क्या है कि आप कोशिश कीजिए, अगर मतलब घर में तो होगा ही, अगर नहीं भी है तो कोई नहीं, एक मिरर ले लीजिए जिसमें कम से कम आपका अपर बॉडी पार्ट दिख रहा हो। एक स्टार्ट कीजिए तो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक चेयर के साथ बैठकर, जैसे आप उस दिन प्रॉपर इंटरव्यू में फेस करने वाले हैं उसी तरह से बैठिए। और आप चाहें तो किसी अपने फ्रेंड को बोल दीजिएगा कि तुम क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर करूंगी, या खुद से ही आप क्वेश्चन पूछ के आंसर कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को देखेंगे मिरर में ना, तो आपको पता चलेगा कि कहां आपका फेशियल एक्सप्रेशन खराब हो रहा है, कहां आपके हैंड जेस्चर्स जो है वो गड़बड़ हो रहे हैं। जैसे कि अभी सुनते सुनते आप लोगों में से कईयों के पांव कांप रहे थे, वही मैं देख रहा था। पैर से जो खेल रहे हैं वो सब आदत तभी खत्म होगी। गॉट द पॉइंट? ठीक है, मैं तो बता रहा हूं, मेरे साथ भी वो दिक्कत था सर, पैर हिलाने वाला। तो मुझे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि तुम अपने पैर के ऊपर क्या करो ना, एक की रख लो, की के साथ रिंग में रख लो, ताकि जैसे ही तुम पैर हिलाना शुरू करो तो तुमको पता चल जाए कि मैं हिला रहा हूं। तो ऐसे ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इन हैबिट्स को धीरे धीरे बदल सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ओवरनाइट नहीं बदलने वाला है। अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, आज से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए तो जाके बदलने वाला है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, मिरर के साथ टाइम बिताइए। समझ रहे हैं? अब देखिए, यहां पर मैं एक और बात बोलूंगा आप लोगों को, क्या कि वैसे तो जब आप लोग डैप भरते हैं तो डैप के जस्ट पीछे होती है समरी सीट। क्लियर? डैप के साथ ही समरी सीट ही होती है। अब मैं यूपीएससी की ही बात कर रहा हूं, यहां पर भी आप लोगों को एक समरी सीट भरवाया जा रहा है। अभी यहां वाले एग्जाम का एग्जैक्ट नहीं पता, बट इफ दे आर फॉलोइंग यूपीएससी पैटर्न, देन वहां पर भी आपकी समरी सीट होगी। जो आपका चेयरमैन होगा ना, उसके पास आपका पूरा डैप होता है। वैसे दिखता नहीं है, वो लोग फाइल में रखे रहते हैं तो क्लियरली नहीं दिखता है, लेकिन उनके क्वेश्चन से ऐसा पता चल जाता है कि शायद उनके पास है मेरा सारा इंफॉर्मेशन। नहीं तो मेरे बिना बताए उनको कैसे पता था कि मेरा मैथ सब्जेक्ट है। तो उनके पास आपका डैप रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो चेयरमैन होता है उसके पास आपका डैप होता है पूरा, और बाकी जितने मेंबर होते हैं उनके पास वो समरी शीट होती है। क्लियर है ये बात? एक उनके पास वो समरी शीट होती है। तो ऐसा नहीं है क्या कि उनको आपके बारे में पता नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है ना कि लगातार जब कई सारे इंटरव्यू चल रहे होते हैं, तो अभी एक इंटरव्यू खत्म हुआ है, इतने में नाश्ता कर रहे थे, इतने में आप आ गए, या फिर मान के चलिए बेल बज गया या कुछ
देख नहीं पाए पूरा, तो कई बार आपको खुद भी वो बोल सकते हैं कि ओके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक, वैसे होना नहीं चाहिए बिकॉज दे ऑलरेडी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट यू, लेकिन आप ये तो नहीं बोल सकते हैं कि वो आपसे पूछ ही नहीं सकते हैं कि भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। सो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए जिसका टाइम लिमिट होना चाहिए 20 सेकंड से लेकर 50 सेकंड के बीच में। ज्यादा लंबा हुआ तो वो बीच में आपको एब्रप्ट रोक देंगे, अगर ज्यादा छोटा हुआ तो आप उसको उनको अपनी इंफॉर्मेशन ही नहीं दे पाएंगे। तो अभी से ही लिख के खुद से क्रॉस चेक करके आप ये देख लीजिए कि आपका इंटरव्यू 20 सेकंड से ज्यादा और 50 सेकंड से कम का होना चाहिए। 1 मिनट थोड़ा ज्यादा लगने लग जाता है तो फिर बहुत चांसेस है कि वो रोक देंगे आपको करने में, तो रोक देंगे तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि बताओ मेरे को बोलने नहीं दिया। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने आप में अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सर बच्चे इंटर करते हैं, पैर थोड़ा सा लड़खड़ा गया, उन्होंने ध्यान भी शायद नहीं दिया होगा, बच्चे अपने में अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ले अब तो मेरा पैर लड़खड़ा गया, अब तो ये अंदर मेरे को फांसी चढ़ा देंगे। ऐसा कुछ थोड़ी होने वाला है। चेयर पर बैठ रहे थे, सब चेयर हिल गया, आवाज कर गया, अब आंसर देने की बजाय दिमाग में ये चल रहा होता है कि मेरा तो चेयर हिल गया। इन सब चीजों से बाहर निकलिए। द पॉइंट, जो हो गया वो हो गया, ठीक है। आपको अपने अगले आंसर के ऊपर फोकस करना है, जो बीत गया तो बीत गया, अब अगला उसको मुझे अच्छा करना है, इस पर फोकस करना है। तो आप अपना क्या कीजिएगा, इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिएगा और इस इंट्रोडक्शन को उसी मिरर के सामने बोल बोल के परफेक्ट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बीच में ही फंबल कर रहे हैं, बार बार फंबल कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट, ठीक। जब आप मिरर में आंसर कर रहे हैं तो इन चीजों के ऊपर नोटिस कीजिएगा कि आंसर देते वक्त ऊपर देख के तो नहीं बात कर रहे हैं, होता है ना, आंसर देते वक्त ऊपर देखने लग जाते हैं। इन सब चीजों के ऊपर नोटिस कीजिए, ठीक है ना। सर ने बताया कि आपको जिस जो क्वेश्चन पूछा है उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए, ठीक है। नीचे देख के आंसर कर रहे हैं या फिर केवल चेयरमैन को देख रहे हैं, ठीक। तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना ताकि ये लगे कि आप बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा अभी सर जब आप लोगों को समझा रहे थे तो सबके साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे थे कि नहीं। इन चीजों पर काम कीजिए, ये चीजें तभी सुधरेंगी जब मिरर के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। क्लियर है, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पर। वैसे सर ने आपको इन चीजों के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। पहला तो सिंपल सी बात आप जान ही रहे हैं, प्रोफेशनल अटायर होना चाहिए। आप लोग जो है वो बाकी अपने कैजुअल अटायर्स के साथ नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। मेल के लिए प्रेफरेबली सर वही शर्ट एंड पैंट ही होना चाहिए, फॉर्मल। अवॉइड कीजिएगा चिनोज वगैरह, जींस तो ऑब्वियसली आप नहीं पहनने वाले हैं, ठीक है ना। शूज वगैरह में भी कोशिश कीजिएगा क्या करना है आपको, वही ब्राउन और ब्लैक, ब्राउन या ब्लैक, ठीक, डीप कलर का। ये नहीं हो कि आपका सॉक्स जो है वो अलग सा चमक रहा है, बहुत ग्लिटरी नहीं होना चाहिए, बहुत चमकीला कोई आपका अटायर नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझिए इस बात को। आप चाह रहे होंगे कि जो एग्जामिनर जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपके ऊपर फोकस करे, ना कि आपके अटायर के ऊपर फोकस करे। तो बहुत ग्लिटरी होगा तो वो ध्यान को डाइवर्ट करता है। गॉट द पॉइंट, ठीक। तो ये नहीं कि जूता तो पहन लिया है आपने ब्लैक कलर का और क्या बोलते हैं ग्रीन कलर का सॉक्स पहन के चले गए, वो अलग से ही दूर से दिख रहा है। इन चीजों को अवॉइड कीजिए, ठीक है ना। आप तो जानते ही हैं सोशल मीडिया वाले जमाने वाले हैं, तो थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा कि क्या कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे होते हैं, ठीक। नजर बहुत नहीं जानी चाहिए। दूसरा ध्यान से सुनिए, ऑर्नामेंट्स बहुत नहीं लाद के जाने हैं, ठीक है ना। बहुत लोगों को लगता है फॉर्मल बनने का मतलब है कि 4-5 ऑर्नामेंट डाल लो, ठीक। जेंट्स बॉयज हैं तब तो एक सिंपल अगर आप वॉच पहन सकते हैं वो भी सिंपल, वो डिजिटल वाला वो क्या बोलते हैं आपका स्पोर्ट्स वॉच नहीं चलेगा। आपका फॉर्मल अटायर के साथ जो है वो नॉर्मल एनालॉग वॉच पहन के जाइएगा, ठीक। वो भी ग्लिटरी नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा लेदर स्ट्रैप ही हो, ठीक। ज्यादा अच्छा होगा अगर आपके शूज के कलर के साथ मैच करे तो, ठीक। शूज बेल्ट के कलर के साथ अगर आप उसका स्ट्रैप मैच कर रहा है तो वो ज्यादा अच्छा फॉर्मल माना जाता है। हाँ, चमकीला नहीं होना चाहिए, मेटल वाला अवॉइड कीजिएगा। लड़कियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा गले में ऑर्नामेंट या कान वगैरह में ऑर्नामेंट बहुत ज्यादा मत डाल के जाइएगा। हाँ, एक हल्का पतला सा चल सकता है। वही बात है कि आप ये नहीं चाहेंगे क्या कि उसका नजर जो है वो बार बार जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो उस चमक के कारण। फाइन इनफ। तो पर्सनल अटायर देख लीजिएगा। दूसरी बात है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। सर ने आपको बता ही दिया है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। अ कॉन्फिडेंट वन, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट वन। गॉट द पॉइंट, ठीक। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज मतलब लाइवलीनेस होना चाहिए। जैसा कि सर ने आपको बताया कि एक डिसेंट सा स्माइल रखना है फेस पर, ओवर स्माइल नहीं तो वही जोकर लगेंगे। तो लाइवलीनेस होनी चाहिए, एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्या होता है कि ना तो आगे झुका हो बैठते वक्त और ना ही पीछे गिव अप वाला हो। समझ गए ना। आप देखते हैं आप कुछ काम कर रहे हैं, जब नहीं होता है तो फिर आप पीछे हट जाते हैं, वो ये लगता है कि आपने गिव अप कर दिया है कि अब नहीं होना है मेरे से, ठीक। तो आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए, चेयर को पूरा मतलब लाइक यू ओन द चेयर, उस तरह से बैठिए। अब ये नहीं कि फिर पैर पर पैर चढ़ा लेना है, लाइक यू ओन का ये मतलब नहीं है। मतलब उस चेयर में पूरा सेट होके बैठना है, ना तो एज पर बैठना है, नहीं बिल्कुल पीछे एकदम लटक के बैठना है। फाइन इनफ। फिर है आपका मेंटेनिंग कंपोजर, वही बताया है क्या होता है। सर 4-5 क्वेश्चन कई तो मैंने देखे हैं, मॉक इंटरव्यू में देखे हैं, सर बच्चे रोने लग जाते हैं। अरे 5 क्वेश्चन नहीं आया, इसमें ऐसा क्या है कि आपने कोई गुनाह कर दिया है।
ठीक, मैं आपको बोल रहा हूं ग्रिलिंग इसी को कहते हैं, वो जानबूझ के ग्रिल करेंगे। अगर उनको लगेगा कि कुछ मास्क पहन के आया है, पहले से वो पता चल जाता है उनको। जैसा कि सर ने आपको बताया कि एक साइकेट्रिस्ट वहां बैठा रहेगा। सुनिए, आपको एक्टिंग की ट्रेनिंग मिली है? नहीं ना। आपको झूठ बोलने की ट्रेनिंग मिली है? नहीं ना। उनको पकड़ने की ट्रेनिंग मिली हुई है। ठीक, तो अगर आप ये बना के जाइएगा जो ट्रू नहीं है आपका, वो पकड़ लेंगे। तो वहीं से ग्रिलिंग शुरू हो जाती है। तो अगर वो ग्रिलिंग कर भी रहे हैं तो कंपोजर को मेंटेन रखना है। आप ये सोचिए कि कोई नहीं, जो गया छोड़िए, अगला क्वेश्चन मुझे सही करना है। कोई नहीं, नहीं गया, अगला क्वेश्चन सही करना है। सुनिए, एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूं। ठीक, सर भी एग्री करेंगे इस बात से। सर लास्ट के 5 क्वेश्चन मैटर करते हैं। शुरू वाला क्या दिया था आपने, हो सकता है एक दो में गलत भी बोल दिया होगा। लास्ट अगर आपने इंप्रेशन अच्छा बना लिया, लास्ट के 4-5 क्वेश्चन अगर आपने सही आंसर कर दिए, तो मार्क्स देते वक्त अपने आप हाथ स्लिप हो ही जाता है। ठीक, तो ये मत सोचिएगा कि आपके 2-4 स्टार्टिंग के आंसर मैं नहीं दे पाया, एकदम रोने जैसा मुंह बना लिया, एकदम पसीना चलने, एजी में पसीना चलने लग जाता है, एकदम मुंह एकदम अजीब सा बना लिया कि बस अब छोड़ दो, मैं घर जाना चाहता हूं, वैसा वाला चेहरा बना लेना। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, इसीलिए बोल रहा हूं कि मेंटेन कंपोजर। एंड लास्ट वन वाज रेस्पेक्टफुल एटिकेट। आपको रेस्पेक्टफुल होना होगा। हो सकता है कि आप सामने वाले की बात से एग्री नहीं कर रहे हो, लेकिन वहां पर आप डिसरेस्पेक्टफुल नहीं हो सकते। अगर आप डिसरेस्पेक्टफुल हो गए, वो इंश्योर करेगा कि आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में मार्क्स बहुत कम हो। तो एरोगेंसी होता है। हाँ, अभी तो हो ही गया होगा कि सर मेंस निकाल के बैठे हुए हैं, तो अब वो वाला वहां नहीं चलेगा। ठीक, वहां आपको एकदम रेस्पेक्टफुल रहना है सबके प्रति। जैसा कि सर ने आपको बताया ही, जाते ही सबको विश करना है, रेस्पेक्टफुल रहना है। अगर आप कुछ वो सामने से अगर काउंटर भी कर रहे हैं, तो ये नहीं कि वहां लड़ने लग जाना है। दैट इज इंटरव्यू, दैट इज नॉट अ डिबेट। तो डिबेट वाले मोड में नहीं चले जाइएगा। बहुत बच्चों के साथ होता है जो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और डिबेट मोड में चले जाते हैं, पता चलेगा उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने लग गए। ये सारी चीजों का आपका ध्यान रखना है। समझ गए? प्रेजेंटेशन में कम्युनिकेशन की कुछ बातें हैं कि एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, कि बातों को ध्यान से सुनिए। पता चलेगा कि आपका इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप नाखून के साथ खेल रहे हैं, जो करते हैं आप लोग ना, उंगलियों के साथ खेल रहे हैं। तो उसको लगना चाहिए कि यू आर एन एक्टिव लिसनर। और दूसरी बड़ी बात कि अगर आप एक्टिवली लिसन नहीं करेंगे, बातों को नहीं सुनेंगे, तो फिर आप एफिशिएंटली आंसर भी तो नहीं कर पाएंगे। गॉट द पॉइंट? तो एक्टिव लिसनर रहना है। नेक्स्ट थिंग इज क्लैरिटी एंड कंसाइज। ये एस्से का एग्जाम नहीं है कि भूमिका बना रहे हैं, क्वेश्चन पूछा है, आप बहुत बड़ी जो है वो पहले इंट्रोडक्शन बना रहे हैं। नहीं, क्लियर आंसर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, वन वर्ड का भी नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? उनको स्कोप दीजिए कि वो अगला बात कर सकें आपसे। ये नहीं कि वन वर्ड यस नो में आंसर चल रहा है, वो एक अच्छा इंटरव्यू नहीं माना जाता है। अगर आप ज्यादा यस नो करने लग गए, तो फिर वो बोल देंगे कि ओके थैंक यू। समझ गया ना बात को? ठीक, तो उनसे एक फॉर्मल तरीके से बात कीजिए, क्लैरिटी और कंसाइज के साथ। तीसरी बड़ी बात है स्ट्रक्चर्ड आंसर। ये बात आंसर राइटिंग में भी आप लोगों को बताता हूं कि आप जो आंसर देते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर ये दिखाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रक्चर्ड है। गॉट द पॉइंट? आपने देखा होगा, ये चीज मैं आप लोगों को एक अलग से रिकमेंड कर रहा हूं। सुनिए, आप जिस भी ब्यूरोक्रेट को अच्छा मानते हैं ना, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना, आप क्या कीजिए ना, जाकर उनको थोड़ा सा फॉलो कीजिए कि कोई इंटरव्यू देते वक्त या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त वो किस तरह की चीजें मेंटेन करते हैं, किस तरह से बातें करते हैं। जो भी आपको फेमस पर्सनैलिटी दिख रही है, जो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, थोड़ा सा एक बार ये जो आपका टाइम पीरियड अभी जो बीच में है ना, उनको थोड़ा कीनली ऑब्जर्व कीजिए कि वो किस तरह से अपने आर्गुमेंट्स रखते हैं। वो जब बात करते हैं तो कैसे पॉइंट फॉर्म में बात करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, उनके बोलने का तरीका, वो अपनी पर्सनैलिटी को कैसे स्ट्रक्चर्ड दिखाते हैं। ये चीज आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। So your answer should be structured, then only it will present your structured personality. Next one is a balanced and nuanced opinions. Balance होना चाहिए। Honesty and integrity. बहुत ज्यादा झूठ ना बोल दीजिएगा। ये नहीं कि वहां जाकर कुछ भी बोल रहे हैं, सर ने बताया ही अंडर द टेबल, और वहां जाकर एकदम गांधी जी बन गए। नहीं सर, हमको पहले पैदा ही हुए थे इस चीज के लिए कि हम ही जो है वो अरुणाचल का उद्धार कर सकते हैं। इस तरह का नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए। ऑब्वियसली मनी भी तो एक मैटर करता है ना, तो आपका एक अच्छा आंसर होना चाहिए कि ऑब्वियसली सर पर्क्स भी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन इसके साथ ये जितना डायनामिज्म देता है, ये जितना ज्यादा स्कोप देता है सोसाइटी में चेंज लाने का, वो बाकी जॉब नहीं दे पाता है। इस तरह का आपका आंसर होना चाहिए जो बैलेंस्ड लगे। ये नहीं कि वहां पहले से ये स्केप कर रहे हैं कि पैसा वाला बात तो आ नहीं जाना चाहिए। अगर उनको लग गया तो सर फिर वो घुसने लग जाते हैं, फिर उसी वाले मुद्दे पर लेके आएंगे आपको। अगर उनको ये बात लग गया कि ये बचना चाह रहा है, इस पॉइंट को अवॉइड करना चाह रहा है, तो ट्राई टू हैव अ बैलेंस आंसर। गॉट द पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया ऑनेस्टली, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। कई बार वो क्वेश्चन भी इस तरह से पूछते हैं, और वैसे भी जब आप आंसर कर रहे हो ना, तो वो जो मैंने आपको बताया था ओपिनियन, उसमें ये दिखना चाहिए कि आपके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। बिकॉज एज अ ब्यूरोक्रेट यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाई दे आर हायरिंग यू।
फाइन इनफ। एंड लास्ट वन इज डिस्प्लेइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो कुछ एप्टीट्यूड होते हैं ना, वो दिखना चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा है एथिक्स, इन चीजों के बारे में। लास्ट क्या कुछ अवॉइड करना है आपको, ठीक। वैसे तो आप लोगों को जो नोट्स मिला है उसमें आपको बहुत क्लियरली विद एग्जांपल ये सारी चीजें दी गई है। एक बार मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगले 5-6 दिन तक आप बार बार उनके साथ गो थ्रू कीजिए, ताकि वो चीजें जो लिखी हुई है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी में इनग्रेन हो जाए, ठीक है ना। तो डेली एक बार देखिए उनको कि क्या मुझे करना है, क्या मुझे अवॉइड करना है। डूज एंड डोंट्स बहुत कंसाइजली, बहुत प्रिसाइजली एग्जांपल के साथ आपको जो है वो एक लिस्ट समरी बना के दी गई है, उनको बार बार देखना है। ये नहीं कि ले जाकर जो है वो सिरहाने में रख दिया पिल्लो के नीचे कि रात भर में जो है वो उसको आ जाएगा दिमाग में, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है ना। तो पहली बात तो एरोगेंस को बिल्कुल छोड़ के जाइएगा उस रूम के बाहर। क्यों? क्योंकि वहां जो भी अंदर बैठे हुए हैं ना, वो आपका सिलेक्शन के बाद जो आपका पोस्ट होगा ना, उन सब चीजों को वो पार कर चुके हैं। तो अपना एरोगेंस, अपना ओवर कॉन्फिडेंस वो बाहर छोड़ के जाइएगा। गॉट द पॉइंट। चाहे आपको लग रहा है कि आप सही हैं, तब भी कई बार होता है हमें ये भ्रम होता है कि हाँ हम सही हैं, हम लड़ने लग जाते हैं। एरोगेंस, ओवर कॉन्फिडेंस बाहर छोड़ के जाना है। नेक्स्ट वन इज ब्लफिंग। ब्लफ मत कीजिएगा, लग जाता है, पता चल जाता है। एक कभी किसी छोटे बच्चे से बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ब्लफ कर रहा है। सिमिलरली आप जब वहां पर ब्लफ करना शुरू करते हैं ना, उनको भी समझ में आ रहा होता है। इनफैक्ट सर कई बार तो वो और पुचकारते हैं कि और बोलो। आपको लग रहा होता है कि अच्छा ये तो मेरे जाल में फंस रहा है, आप फंस रहे होते हैं। मैंने बोला ना एक लाइन में, आपको झूठ बोलने की ट्रेनिंग नहीं मिली है, उनको पकड़ने की मिली हुई है, समझ गए। तो ब्लफ करना अवॉइड कीजिए, ठीक है ना। क्लियर। डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ओवर ब्लफिंग से अवॉइड करना है। नेक्स्ट वन इज गोइंग टू द एक्सट्रीम्स। वही बताया था मैंने, अवॉइड चूजिंग साइड्स, हमेशा बीच में रहिएगा। नेक्स्ट वन इज रिपीटिंग सेम इंफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, हमें चीजें याद नहीं आ रही होती तो एक ही बात को बार बार बोल रहे होते हैं, उस चीज को भी अवॉइड कीजिए, ठीक। अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये बात, आज जाके पर मिरर के साथ टाइम बिताइए। जो आसान आसान क्वेश्चन है ना, उन्हीं का आंसर देने में आपकी हालत खराब हो जाती है। लिखना अलग बात होता है, आप माइंड में सोच के बोल रहे होते हैं। जब ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पूछा जाता है और तब जब आपको 5 पॉइंट बताने होते हैं, वहां पर दिक्कत होने लग जाती है। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं, सब एक सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट आर द 5 बर्निंग चैलेंजेस दैट इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ। 5 बर्निंग चैलेंजेस बता दीजिए, 1 2 3, उसके बाद ब्लैंक होना शुरू हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। समझ पा रहे हैं इस बात को? इसलिए बोल रहा हूं पहले से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वन इज फिजेटिंग या फिर नर्वस हैबिट्स। वही पैर हिलाना, आई कांटेक्ट से बचना, हो रहा है ना, ठीक। इन पर काम करना होगा, नहीं तो ये तो वहां भी होंगे फिर, ठीक है ना। तो नर्वस हैबिट्स होता है जैसे कि आप नहीं बता तो पैर चलाने लग जाते हैं, हाथ से खेलने लग जाते हैं, बार बार बाल पीछे करने लग जाते हैं। इन सब चीजों को अवॉइड करना है, ठीक। एक और बात बोली जाती है, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। एक और बात ये माना जाता है, सर को बताएंगे, सर तो मास कम्युनिकेशन वाला भी एक्सपीरियंस है सर के पास, सर बताएंगे कि जो लोग एफिशिएंटली मुंह से अपनी बातों को नहीं समझा पाते हैं, वो ज्यादा हैंड जेस्चर करते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा हाथ हिला रहे हैं, ये यहाँ हम लोग क्लास में है, अगर आप बहुत ज्यादा हाथ ऊपर नीचे हिला रहे हैं तो इट शोज कि आपका जो वोकल है वो कमजोर है, या फिर आप मुंह से अपनी बातों को बहुत अच्छे से नहीं, हाँ थोड़ा मोड़ा चलता है, लेकिन ये नहीं कि फिर बहुत लंबा हाथ हिला रहे हैं। गॉट द पॉइंट, ठीक। तो ऐसी नर्वस हैबिट्स को अवॉइड करना है। नेक्स्ट वन इज इंटरप्टिंग पैनल मेंबर। ये भी होता है बहुत लोगों के बीच में कि क्वेश्चन पूरा खत्म हुआ नहीं, उससे पहले ही आंसर करना शुरू हो गए, ठीक। या फिर जो है वो बीच बीच में इंटरप्ट कर दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं? इंटरप्ट नहीं करना है, पूरा उनको बोल लेने दीजिए क्वेश्चन। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अभी से ही एक हैबिट बना लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन सुनते ही तुरंत नहीं आंसर करना है, 5 से 10 सेकंड का पॉज लीजिए। इससे 2 बातें होंगी। पहला बात तो जब आप पॉज लेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को पूरा सुन लेंगे, और ये 10 सेकंड का जो पॉज है ना, ये आपको उसके आंसर को स्ट्रक्चर करने का टाइम दे देगा। तो ये हैबिट बना लीजिए अभी से कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर मुझे तुरंत नहीं देना है। 5 सेकंड का पॉज ले लीजिए, 10 सेकंड का पॉज है, बहुत लंबा नहीं, पता है 30 सेकंड तक सोच रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक। तो 5 सेकंड से 10 सेकंड का एक पॉज लेने की अभी से हैबिट बना लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आप अपने आंसर को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर पाएंगे। फाइन इनफ। नाउ मूविंग टू क्या है जी, बीइंग डिसरप्टिव और डिस्ट्रैक्टेड। बीइंग डिसरप्टिव और डिस्ट्रैक्टेड से मेरा मतलब क्या होता है कि कई बार जब बच्चे नहीं झेल पा रहे होते हैं ना, तो फिर घड़ी देखने लग जाएंगे या साइड में देखने लग जाएंगे। मतलब आप इस तरह के सिग्नल सामने वाले को देने लग जाते हैं कि अब छोड़ दो। ये अवॉइड करना है, these things are to avoid। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, नहीं तो वो भेज देंगे, ऐसा भेज देंगे कि अगली बार फिर एग्जाम देके आना पड़ेगा। समझ गए ना, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, डिस्ट्रप्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर। एंड द लास्ट वन इज, सर ने आपको बताया ही कि पिछले वाले जॉब का क्रिटिसिज्म नहीं करना है, कि वहां पर जाके पूरा एकदम भड़ास निकाल दिए कि सर बहुत दुखी थे, ठीक है ना, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। तो वो ये समझ जाएंगे कि फिर अगली बार जाकर यही करेगा।
इट्स लाइक सर वो नहीं कि जो अपनी एक्स के बारे में बुराई करता है तो वो फिर सेम काम आगे भी करेगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। एक लॉजिकल, एक सही आंसर आप अपने लिए सोच लीजिएगा, क्योंकि देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट होता नहीं है। मैं आपको कुछ भी बता दूं, आपके कंडीशन कुछ और रहे होंगे, पॉइंट। तो अपने लिए एक सोच लीजिएगा और उस चीज को टेस्ट ट्राई कर लीजिएगा अपने ग्रुप्स में आपस में डिस्कस करके। हम लोग भी यहाँ पर हैं, अगर आपको कुछ ऐसा पॉइंट स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो कि सर इसको कैसे टैकल करना है, तो आप पहले ही अपने ग्रुप में, पीयर ग्रुप में पहले डिस्कस कर लीजिए, उसके अलावा हमसे डिस्कस कर लीजिए, ताकि एक अच्छा आंसर आप पहले से ही तैयार कर सकें। पॉइंट, ठीक है। तो दीज वर द पॉइंट्स दैट वी वांटेड टू कन्वे टू यू ऑल, ठीक है। तो ये हैं आपके मेन पॉइंट्स। अब आप लोगों को अगर कोई पॉइंट स्पेसिफिक डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं, तो हम दोनों सर उसके पहले 2-3 और ऐड करना चाहूंगा मैं। जो 2-3 पॉइंट है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह के पीएससी में जो ट्रेंड देखा गया है जो क्वेश्चंस का, वो ये है कि प्रिपेयर योर अरुणाचल कल्चर वेरी वेरी नाइसली। बहुत ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर जो पैनल मेंबर होते हैं वो कई आपके लोकल्स होते हैं। तो लोकल्स में इसको कान वाले को क्या कहते हैं, तो नाक वाले को क्या कहते हैं, या गले वाले को क्या कहते हैं, राइट। बिकॉज राइट, मैंने ये अलग अलग स्टेट्स का पीएससी का ट्रेंड देखा है, क्योंकि वो लोग जो कई पीएससी मेंबर्स है, राइट, तो वो यहाँ के लोकल हैं, तो दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर कल्चर। तो वो बड़े अच्छे से इस ट्राइब में क्या होता है, शादी कैसे होता है इसमें, वो कैसे होता है, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे वहां पर, राइट। तो ये सेगमेंट बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। एक और चीज जो है, व्हेन वी डिलीवर एनी आंसर, राइट, ट्राई टू गिव द आंसर इन द मीडियम दैट हैज बीन आस्क्ड फॉर, राइट। तो जिस मीडियम में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, उसी में जवाब देने की कोशिश कीजिए। नाउ वन मोर थिंग, इफ यू आर आंसरिंग इन इंग्लिश, राइट, देयर शुड बी फ्लुएंसी इन योर लैंग्वेज, राइट। और वो कब आएगा कि थोड़ा अभी जो है, जितने बच्चे आप लोग हैं यहाँ पर, वो कोशिश करें कि अपने कम्युनिकेशन में ज्यादा से ज्यादा लाइंस यूज करना शुरू कीजिए इंग्लिश में। दोस्त से भी बात कर रहे हैं ना, आप हिंदी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, उसमें 3-4-5 लाइन तुम है ना एकदम लगातार बोलते रहो, वरना क्या होता है, वी टेंड टू फंबल एंड वी स्टार्ट सर्चिंग फॉर वर्ड्स आउट देयर इन द इंटरव्यू, और वहां पर क्या होता है, आपका इंप्रेशन डाउन होता है। दूसरी बार, आपको नॉलेज बहुत है, लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू पुट इट इन द प्रॉपर वर्ड्स, आपका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है वहां पर, राइट। यहाँ कहता ना हम लोग, यहाँ तो आ रहा है ना, यहाँ से नहीं निकल रहा है, जो कहता है, तो वो होना जब शुरू होगा ना, तो आप जो कितना भी हम अभी का टीचिंग हमारा है, राइट, सर ने इतना कुछ बताया, थोड़ा बहुत मैंने बताया, वो सब जो है ना, इट विल गो फॉर अ टॉस। वहां पर आप खुद आप अपने में ना फील करने लगेगा कि हम तो बोल ही नहीं पा रहे हैं ना अच्छे से। आर यू गेटिंग मी? इसके लिए बेटा क्या जरूरत है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते रहो, राइट। सर ने जैसे बताया बहुत बढ़िया, मेरे प्रैक्टिस में करो, मिरर को देखते हुए और उनको करो। तो ये 2 एस्पेक्ट बस ऐड करना चाह रहा था। एक तो आपका जिस भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज पे थोड़ा कमांड रखें, राइट। और दूसरा जो है वो आपका जो है यहाँ का कल्चरल बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, अलग अलग ट्राइब्स का, राइट, क्या क्या कल्चर है, क्या क्या चीजें हैं, राइट। हो सकता है जैसे मान लो गाले पहनते हैं, गाले को कोई जगह कुछ और कहा जाओ, बहुत सारे आपके ट्राइबल काउंसिल अलग अलग नाम है उनके, राइट, वो काउंसिल का नाम आपको पता होना चाहिए, राइट। यहाँ का पंचायती राज सिस्टम है, यानी कि यहाँ का पॉलिटी जो है वो खूब अच्छे से करके जाओ, यहाँ का थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ के जाओ। आर यू गेटिंग मी? तो अरुणाचल को बनाना, अरुणाचल का करंट अफेयर्स थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेना, बात समझ में आई? तो ये चीजें कुछ कर लेना, क्योंकि मतलब नहीं आना है बेटा, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा वहां पर, तुमको आना है। एक और चीज जो करना है वो डेवलपमेंट में, क्योंकि ये सबसे बर्निंग टॉपिक है, और बाहर वाला आपसे यही कहेगा कि इफ यू आर अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ दिस वन, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डेवलप दैट वेरी एरिया, ऐसे बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन देगा वो, ठीक है। नाउ वहां पर हम लोग को भी नीड टू बी बिट इनोवेटिव एज वेल, राइट। नाउ जैसे आप बोल सकता है कि मैंने कई बार एग्जांपल भी दिया था इसके लिए, कभी और क्लास में बात कर रहे थे, इनोवेटिव ऐसे होता है कि वी हैव लॉट्स ऑफ बैम्बूज आउट हियर, राइट, लेकिन बैम्बू का सिंपल हम घर बनाता है, फर्नीचर बनाता है एंड ऑल। नाउ इन छत्तीसगढ़ द ट्राइबल्स आउट देयर हैव स्टार्टेड मेकिंग वाटर बॉटल आउट ऑफ बैम्बू, एंड दैट इज नाउ एक्सपोर्टेड टू यूके। इतना मार्केट उसका बढ़ गया, इतना खूबसूरत होता है वो, right? So we can adopt such things here also. We can promote tourism by highlighting the local things, local beauties, by using social platforms, social medias and all, right? तो ऐसे आपको मतलब इस तरह के कुछ आंसर्स जो हैं
वो तैयार करने होंगे, डेवलपमेंट के अलग अलग इश्यूज को थोड़ा सा लेना होगा, राइट। और आ जाइए सर। तो तो वी आप आर लोगों को बेसिकली कंक्लूडिंग द थिंग्स, सो ऑल द बेस्ट, राइट। एंड वी सर विल बी हैविंग, हाँ थोड़ा सा आप टाइम दे बता देते दीजिए, हैं, इन लोगों को टाइम में कुछ अगर पूछना कुछ चाहते हैं क्वेश्चन पॉइंट पूछना चाहते हो तो स्पेसिफिक, पूछ सकते हो, हाँ। आप लोगों के मन में अगर कुछ भी है तो पूछ लीजिए आप लोग कि सर कोई पर्टिकुलर पॉइंट कि सर ये क्या कैसे करना है, वट एवर यू वांट। बोलिए। देखिए इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली नाम मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन आप देख लीजिएगा, कुछ चीजें जो होनी चाहिए। पहला तो आपके बारे में अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अवॉइड कीजिए फादर मदर्स नेम, लंबा हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, फादर्स मदर्स ऑक्यूपेशन का अगर बताना चाहें तो इंक्लूड हो सकता है। दूसरा एकेडमिक्स के बारे में, उसमें भी अब वो नहीं कि सर 10th यहाँ से किया है 12th यहाँ से किया है, वो ज्यादा हो जाता है। मेजर बता दीजिएगा कि हाँ ग्रेजुएशन मास्टर्स यहाँ से हुआ है, ठीक। हाँ, अगर कुछ आपका वहां अचीवमेंट है स्पेशल, डू मेंशन देम। उसके अलावा हॉबी मेंशन जरूर हो जाना चाहिए। और आप फ्यूचर में लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फ्यूचर गोल, वो थोड़ा सा दिखाता है कि हाँ ऑप्टिमिस्टिक टाइप का है या फिर पॉजिटिव आउटलुक वाला है। तो ये चीजें होनी चाहिए। बाकी इसको देख लीजिएगा कि आप कितने टाइम में बैलेंस कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने लेवल पर एक बार लिखिए, लिख के देखिए बोल के कि आप कितने देर में उसको बोल पाते हैं। बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए, आराम से ही होना चाहिए, ठीक। और तब उस हिसाब से फिर काट छाट कीजिए, ठीक है। और बताइए सर, इसमें मैं ये बोलना चाह रहा था कि अभी से आप लोग जो भी ये क्या बोलते हैं न्यूज वगैरह गैदर करेंगे ना, आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू गो फॉर कंप्लीटली इंग्लिश। आप किसी भी एक एंकर को जिसकी इंग्लिश आपको ज्यादा अच्छी लगती है, आप उन्हीं की न्यूज सुनिए। उससे क्या होगा ना, सुन सुन के भी सर थोड़ा सा फ्लुएंसी वो आता आती है। है। और जो देखो, जितना पढ़ना और जितना सुनना, ये दो चीज है जो फ्लुएंसी को बढ़ाता है हमारा, राइट। तो वो चीज है। थर्ड क्या है कि वो जो हमारे अंदर इनहिबिशंस होते हैं, हेजिटेशंस होते हैं ना, वो हम लोग को रोकता। आता है हमें इंग्लिश, यहाँ पर जितना बच्चा बैठा हुआ है सबको इंग्लिश आती है और वो बोल सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है? क्योंकि हम कम बोलता है और कोई कारण नहीं है। तो हम लोग को हमेशा लगता है कि अभी गलत तो नहीं बोल देगा ना, राइट। तो वो चीज आ जाती है जो आपको रोकता है। तो वो इसीलिए ये मिरर प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं आप बड़े आराम से, राइट। हर आंसर को इंग्लिश में दीजिए आप। तो मिरर प्रैक्टिस इज अ वेरी गुड मीडियम, है ना, टू गेन योर फ्लुएंसी। तो आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें, और अच्छा, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होगी इसमें। और कुछ और कोई कहीं कहीं वही होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। इससे क्या होगा ना कि तुम एक बार तुम्हारा ड्रेस रिहर्सल हो गया तो तुम ना उसमें कंफर्टेबल होना शुरू हो जाओगे, राइट। तो वो कोशिश करो। कई लोग होता है मॉक को ना एकदम सोचता है कि ओके कोई नहीं, शॉर्ट्स में आ गया, हाँ जी बोलो। दिस इज नॉट डन, राइट। बिकॉज आप जो है इंटरव्यू के लिए आ रहा है, राइट। तो इंटरव्यू इज कंप्लीटली आपको वही सोचना है कि हमें वहां के, तभी तो फायदा होगा ना। ऑब्वियसली वी विल बी प्रोवाइडिंग यू वीडियो रिकॉर्डेड थिंग्स, हर का वीडियो रिकॉर्डेड हम लोग देगा, तो आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकता है कि हम कहाँ फॉल्टर कर रहा था, हम कैसे कर रहा था। तो आपको इससे भी काफी ज्यादा जो है वो हेल्प आउट होगा। मेरा एक क्वेश्चन है, एक बात बताइए, फुटबॉल तो देखते होंगे ना? नहीं, क्रिकेट देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए जो बॉलर बार बार नो बॉल फेंक रहा है, आप एग्जाम एक्चुअल मैच में एक्सपेक्ट कीजिएगा कि वो सही बॉल फेंक देगा? नहीं ना। सेम थिंग, नेट प्रैक्टिस बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, तभी ना हो पाएगा। तो मॉक क्या है, नेट प्रैक्टिस ही तो है, ठीक है ना। तो बिल्कुल कुछ, इनफैक्ट मैं आपको बोल रहा हूँ करके आइएगा, ताकि वो चलने वाले वाला जो आपको दिक्कत है, वो जो चलते वक्त पैर कांपते हैं, वो सब चीज वहां चेक हो जाएगा। द पॉइंट। तो जो भी आपने डिसाइड किया है ना, या फिर लगभग उस जैसा, बिल्कुल उसी ड्रेस को अगर आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो लगभग उसी तरह का कोई फॉर्मल ही पहन के आइए, ठीक है ना। आप उस दिन कोई दूसरा सूट पहन के जाएंगे तो आज कोई दूसरा सूट पहन के आ जाइए, ठीक है ना। क्लियर? चलिए और कुछ, एनीबडी एल्स? Right. So you will be having two mock interviews, right? And the date is 12 and 13, and then you have 19th and 20th, right? So there will be two mock tests, right? So I think आप एक करके you will try to improve it in the next one. That's the opportunity that you will get, obviously, right? तो आप लोग आइए और शुरू हो जाइए इस पे काम करने के लिए। Obviously, me and Amir sir are there to help you out, right? कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, राइट, कभी भी आ जाइए।